जापान से प्रकाशित होने वाली एकमात्र हिंदी पत्रिका हिंदी की गूंज को समर्पित ये मेरी कहानी और मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। रमा शर्मा जी को जो बड़े मनोयोग से पूरे संसार में हिंदी की गूंज को फैलाने का प्रयत्न कर रही हैं। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है मेरी छोटी बुआ। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था और सबसे ज्यादा हमें जो झारखंड वाली बुआ जी है उनकी राखी के कोरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी, तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट्स, गेम्स, हमारे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के ब्रांडेड शर्ट। इस बार बहुत सारा सामान फिर भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली जिया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां कागज के टुकड़े में लपेटे हुए, रोली चावल और 50 रुपए का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नजर अपनी बहनों की भेजी हुई राखियां और तोहफे देख सके। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग को रखकर सोफे पर ही पसर गए थे। चारों दीदियों की राखियां आ गई हैं क्या? मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई थी। जिया का लिफाफा दिखाना जरा। पापा जिया बुआ की राखी का सबसे ज्यादा इंतजार किया करते थे और सबसे पहले वे उन्हीं की भेजी हुई राखी को अपने हाथों पर बांधते थे। जिया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार उनका हड़प कर लिया था और जायदाद से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर वो थोड़ा बहुत ही कमा पाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ का घर चलता था। इकलौते बेटे शाम को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में उन्होंने डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए ही जा रही थी। जिया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे और उन्होंने मम्मी को आवाज देकर कहा कि गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जिया के घर रोहतास उसे बगैर बताए जाएंगे। जिया दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात सुनकर ही चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी जिया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा और वह इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने जिया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है तो निश्चय ही वो जाएंगे ही जाएंगे। रक्षाबंधन के दिन सुबह ही उन्होंने ट्रेन पकड़ी और रोहतास पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगे नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंग हाली और रोज की चिंता फिक्र ने उसे सबसे ज्यादा उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें उनके साफ नजर आ रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे ही जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गईं। हम सब नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उसके घर तो वर्षों से कोई मेहमान ही नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी मेहमानों को घर के अंदर कैसे आने के लिए कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बहुत शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। हालात ये हो गए थे कि ज्यादातर रिश्तेदार उनका फोन उठाना बंद कर चुके थे। एक बस
पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दे दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया। भैया, भाभी, मनु, तुम सब अचानक आज, सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का। लो, तो बस हम आ गए, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी, आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, जिया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। जिया, तुम बस बैठो, यहीं पे बैठो, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयां और नमकीन लेकर गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लग गई। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा शाम दौड़कर फूफा जी को बुला के ले आया। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई और सबके लिए नई ड्रेसेस और घर का किराने का सामान बहुत सारा खरीद के लेके आई। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल चुका हुआ था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और परिवार सारा नई ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। ना जाने कितने वर्षों के बाद आज बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी की थालियों में उन्होंने राखियां सजा ली थी, मिठाई का डिब्बा रख दिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी पापा का मुंह देखते ही रह गए। तभी दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो देखा तीनों बुआ का पूरा परिवार उनके सामने था। जिया बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर चुका था। महाराजगंज वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था, क्यों ना सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फोन किया कि अब हम 4 धाम की यात्रा निकलने ही वाले हैं, वो समय आ चुका हुआ है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सब ने तय किया था कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर सब उसकी सहायता करेंगे। जिया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे ही जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों से वो गले मिलती ही चली जा रही थी और रोती ही जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात एक बड़े रेस्तरां में सबने डिनर किया। फिर गप्पे मारते मारते न जाने कब सब सोने लगे। अभी भी जिया बुआ ज्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए। जिया बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए। सारे लोग जागे पर जिया बुआ हमेशा के लिए सो चुकी थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी हुई थी। पता नहीं कितने दिनों से वो बीमार थी और आज तक किसी ने कहीं भी कुछ भी नहीं कहा था। धन्यवाद, धन्यवाद।